औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिमेटिक बुखार यानी लाल बुखार, रिमेटिक फीवर यानी लाल बुखार के हवाले से है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर भी साफ ज़रा किसी के कमेंट आते हैं, किसी की फरमाइश होती है, तो फिर हम ये वीडियो बनाते हैं। तो लाल बुखार के बारे में दोस्तों ने कहा कि जी इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है, ये ख़तरनाक होता है कि नहीं ख़तरनाक होता है, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। कोई कहता है इसमें नहाना चाहिए, कोई कहता है नहीं नहाना चाहिए, कोई किस तरह से। तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, रिमेटिक बुखार जो है यानी लाल बुखार जो है, इसके अंदर जब ये इंसान को होता है तो हर उम्र के लोग जो हैं इसमें मुब्तला होते हैं, क्योंकि बुखार इन्फेक्शन की वजह से होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो। तो ये वाला बुखार जो है ये ज़्यादातर दिल और जोड़ों को अफेक्ट करता है, इनके ऊपर इसका ज़्यादा असर जो है वो होता है। तो जब ये बुखार हो, लाल बुखार हो, तो इसके अंदर पूरे जिस्म का रंग जो है वो रेड हो जाता है, सुर्ख हो जाता है और बुखार की तपश ज़्यादा होती है। इसका जो अगर इसको मेजर किया जाए, चेक किया जाए, तो ये 104 105 तक पहुंच जाता है और इसमें मरीज़ जो है वो बेहोशी की हालत तक भी चला जाता है। उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है, उसमें पसीना भी आता है, लेकिन ज़्यादातर गर्माइश जो है वो निकलती है और काफ़ी हरारत जो है वो निकल रही होती है। तो इसमें आपने एहतियाती तदाबीर यही करनी है कि कोशिश करें कि लाल बुखार के दौरान नहाया ना जाए। जिस तरह दूसरे फीवर जितने भी हैं उनमें होती है कि अगर आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, उसे या नहला दें या सर के ऊपर पानी डाल दें, तो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक थेरेपी है। लेकिन लाल बुखार के अंदर क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अगर एकदम इसके ऊपर पानी डाला जाए तो बज़ औक़ात मसल जो हैं उनके अंदर ऐसी वो तब्दीली आती है, कीमियाई तामल होता है कि वो अकड़ जाते हैं। अकड़ने से मरीज़ जो है वो बिल्कुल उसके मसल जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर उनको दोबारा से कोई भी मेडिसिन जो पसीना लाने वाली होती है वो दी जाती है, या इस तरह के इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके जिस्म के ऊपर रेडिश तो नहीं है या सुर्ख रंग के धब्बे तो नहीं बने हुए। अगर धब्बे नहीं बने, रेडिश नहीं है और उसका नहीं है तो फिर वो लाल बुखार नहीं है। अगर उसके जिस्म के ऊपर रेडिश है, धब्बे बने हुए हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो भी 104 105 के करीब है, तो आप कोशिश करें कि उसको नहलाएं नहीं, उसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसको हल्की सी ठंडी जगह पर रखकर उसका टेम्परेचर जो है, जिस तरह एसी वाला कमरा होता है या कूलर पंखा होता है, उसको आहिस्ता करके उसके आगे रख के उसको टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। और साथ में कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट जो हैं या सिरप जो है या कोई भी मेडिसिन है, किसी भी पैथी की हो, वो होम्योपैथी की हो, वो एलोपैथी की हो या किसी भी तरह की हो, तो वो आप उसे इस्तेमाल करें जिससे बुखार कम हो जाए। तो उसकी सही ट्रीटमेंट करने के लिए यही है जो तरीक़ाकार आप लोगों को बताया जाता है कि किसी भी माहिर डॉक्टर से। उसकी वजह ये होती है कि हमें पता है कि पैनाडॉल से बुखार उतर जाता है, मेफेनेक्टिया से बुखार उतर जाता है, बरूफेन से बुखार उतर जाता है, इस तरह से कोई भी एंटीबायोटिक। लेकिन वहाँ पे जो उसका माहिर है, जिसने उसकी स्टडी की है, जिसने उसका पैमाना पढ़ा है, उसको पता है कि इसका वज़न कितना है, इसकी उम्र कितनी है और इसकी जो डोज़ है वो कितनी देनी है और कितनी दी जाती है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट करता है। और बज़ औक़ात ऐसे होता है कि वक्तन फ़क्तन तो बुखार उसका उतर जाता है, लेकिन वो आपके जॉइंट्स के लिए आगे चलकर ऑस्टियो आर्थराइटिस इस तरह की चीज़ों में चला जाता है। यानी फिर हम उस ज़बान में बोलने लगे
तो सादा ज़बान में कि आपके जोड़ों की बीमारियां जो हैं, जो घुटनों का दर्द है, कोहनियों का दर्द है, जोड़ों के अंदर कमज़ोरी है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़ाहिर होंगी। फिर इसके लिए आपको फिजियोथेरापी या और मज़ीद मेडिकेशन, ताकत की दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो आप इससे बेहतर है कि वक्तन फ़क्तन उसकी आप फर्स्ट एड करें, उसके बाद उसको किसी अच्छे मुआलिज के पास, या अगर आपके पास नज़दीक तिब्बी मरकज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है या प्राइवेट है, वो आप अपनी हैसियत से चूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ले जाएं ताकि बर वक्त उसकी तशख़ीस होकर उसका इलाज हो सके। तो एक बात ये भी है कि लोग तरजीह देते हैं प्राइवेट को। अभी हम किसी को ये कह तो नहीं सकते, अगर अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, उनके पास पैसा रुपया है, तो वो ज़रूर लेकर जाएं, और फिर वो उस रुपये पैसे के गरूर में उसमें आकर वो लोग सरकारी सतह को, सरकारी चीज़ों को तरजीह नहीं देते, बल्कि उनके इंसल्ट करना है। सरकारी में क्या जाना, वहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है। और वहाँ पे जो सरकारी में लोग तैनात होते हैं, वहाँ का अमला होता है, वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, फिर उनके दिमाग में भी वही चीज़ आ जाती है, वो भी इसी तरह का ही बिहेव करते हैं। तो अगर मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि मस्जिद में ज़्यादा लोग जाएंगे तो इमाम को भी पता होगा कि टाइम पे मैंने नमाज़ पढ़ानी है, टाइम पे अज़ान देनी है। अगर उसे पता है कि इक्का दुक्का आने हैं वहाँ पे, तो वो भी कहता कोई बात नहीं, मैं अपने काम कर लूँ, वो खुद ही वहाँ पे पुठे सीधे हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो नाज़रीन, इस कहने का मतलब ये है कि ये तिब्बी मराकज़ जो हैं, ये हॉस्पिटल जो हैं गवर्नमेंट के हैं, तो एक्चुअली गवर्नमेंट के नहीं हैं, ये हमारे हैं। यहाँ पे हमारे टैक्सों से दिया गया पैसा, हमारा दिया हुआ रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है। हम इस धरती पे रहते हैं, हम यहाँ के नेशनल हैं, हमारे पास यहाँ की नेशनलिटी है, हमारी ये माँ धरती है, तो इसी से जो पैदावार होती है वो हमारी है, तो वो हमारे ऊपर खर्च होनी चाहिए। तो हमारा वो हक बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें, अपने अंदर ये मोटिवेशन जो है वो दें। हमारे ऊपर एक डंडा जो है वो हर वक्त तैयार रहता है कि जनाब ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है। और पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जलील किया जाता है। देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, किसी भी, मैं सियासी बात नहीं करता, किसी भी जमात के हों, किसी भी वो कम्युनिटी के हों, क्या था प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट के अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचा, हालांकि वो गवर्नमेंट की नहीं होती भाईजान, आपकी होती है। खंबे तोड़े, शीशे तोड़े, सरकारी दफातर तोड़े, रिपेयर हो जाएंगे। अब ऐसा तो होता नहीं कि वो दोबारा रिपेयर नहीं होता जनाब, वो बस सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। भाई रिपेयर होते हैं, और जब रिपेयर होते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? आपके टैक्सों से जाता है। आपकी जेब के ऊपर मज़ीद टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट टैक्स, उसमें ये लिखा नहीं होता कि ये वो फलां वाले प्रोटेस्ट में जलाई हुई टैक्स, लेकिन वो जो टैक्स है वो पड़ जाता है। और IMF से लिया गया कर्जा, वहाँ से भी हिस्सा डालकर उसको रिपेयर कर दिया जाता है, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें, यानी गरीब आवाम को। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी जो अमलाक हैं इनकी हिफाजत करें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सरकारी हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ पे जाएं, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए वहाँ से चेकअप करवाएं। तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो लंबी हो जाएगी हमेशा की तरह, क्योंकि आजकल हम लोगों में एक बात कह दूँ कि बेसब्री पाई जाती है, हम किसी भी थोड़ी सी टाइम निकालना जो है वो नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से वीडियो को भी शॉर्ट करना पड़ता है, ताकि ये 10-12 मिनट की वीडियो, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो है वो दे दिया जाए, समझा दिया जाए। तो अपने अंदर से खौफ का बुत जो है ना वो तोड़ें। आज के दौर में भी, इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी वो लोग पाए जाते हैं कि जो एक आम शॉप से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए वहाँ भी किसी से सिफारिश करा रहे होते हैं कि यार ये यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे कॉल कर दो, वहाँ से मुझे चीनी मिल जाएगी 2 किलो। तो यार इससे निकलें आप बाहर, ये आपके स्टोर हैं, आपका मुल्क है, आपकी ये अमलाक हैं, तो इसको इस्तेमाल करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर।
اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ تو ناظرین، ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ لال بخار کے حوالے سے تھا، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اس کی چیزیں۔ تو آج کی ویڈیو یہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔